नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सबका स्वागत है। 4 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ICGEB नई दिल्ली में जलवायु अनुकूल कृषि और स्वच्छ ऊर्जा के लिए संस्थान उद्योग संपर्क विषय पर राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, राष्ट्रीय पादप जीनोम शोध संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरुग्राम और क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद जैसे प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थानों के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कृषि और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचारों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अग्रणी राष्ट्रीय शोध संस्थानों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार और अनुभव साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी ICGEB एक अंतर सरकारी संगठन है जो आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण ज्ञान को आगे बढ़ाने, जैव चिकित्सा, फसल सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं उपचार, जैव औषधि, जैव कीटनाशक और जैव ईंधन उत्पादन के क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों को लागू करने के लिए समर्पित है। विकास के लिए विज्ञान इस संस्थान का लक्ष्य है। और जानकारी के लिए सुनते हैं माइक्रोबियल इंजीनियरिंग, अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ICGEB में वरिष्ठ वैज्ञानिक और ग्रुप लीडर डॉक्टर सैयद शम्स यजदानी से दिलीप झा की ये बातचीत। आज हमारे साथ एक नए विशेषज्ञ हैं डॉक्टर S शम्स याजदानी जी। आप इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में माइक्रोबियल इंजीनियरिंग ग्रुप के ग्रुप लीडर हैं। साथ ही आप कोऑर्डिनेटर भी हैं जिसमें आप एडवांस बायो एनर्जी रिसर्च पे काम कर रहे हैं। आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी संस्थान हैं। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी पुराना और माना हुआ संस्थान है। मुझे ध्यान है कि मैं इससे पहले भी आकर के आपके निदेशकों से मिलता रहा हूं, उनके रिकॉर्डिंग करता रहा हूं। हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप जो इस संस्थान में जिस अनुसंधान कार्य से जुड़े हुए हैं वो क्या है, उसकी कार्य किस तरह के हैं, उसका महत्व क्या है और साथ ही साथ उसका उपयोग अब आने वाले समय में क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संस्थान जिसको हम इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन बेस्ड एक पहल है। इसकी शुरुआत लगभग 40 साल पहले हुई थी और इसमें इसका मेजर एम जो था, इसका फोकस जो था, उसका ये था कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जो कि कुछ ही डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका और यूरोप में बहुत आगे से बढ़ रहा था। तो ऐसा लगा था कि जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री वो पीछे रह जाएंगे। तो इस मैंडेट से, इस मंशा से ये जो संस्थान है ये नई दिल्ली में एक बनाया गया और एक इटली में बनाया गया और बाद में जो है वो एक साउथ अफ्रीका में भी बना। इसमें जो है हम इंडियन अपने छात्रों को तो ट्रेन करते ही हैं PhD और पोस्ट डॉक में, और हम 65 डेवलपिंग कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जिसमें हमारे यहाँ PhD और पोस्ट डॉक के लिए स्टूडेंट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। यहाँ पे 3 अलग अलग डिवीजन है जिसमें हम लोग काम करते हैं। एक तो हमारे ह्यूमन हेल्थ का डिवीजन है जिसमें अलग अलग बीमारियों से जो लोग क्षतिग्रस्त हैं हिंदुस्तान में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सब चीजों में हमारे यहाँ दवाइयों का भी आविष्कार होता है और वैक्सीन का भी आविष्कार होता है। इसमें काफी काम हुआ है हमारे यहाँ, कोविड के टाइम में भी काम हुआ है, बहुत नए नए वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स भी डिजाइन किए गए हैं। डेंगू का भी हमारे यहाँ का डायग्नोस्टिक बहुत पॉपुलर है हिंदुस्तान में। और साथ में हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग है जिसमें हमारे यहाँ अलग अलग तरह से स्ट्रेस टॉलरेंट एंड बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट के अलग अलग वेराइटीज जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। अभी बहुत सारे सीड इंडस्ट्री भी आए हुए हैं हमारे यहाँ। आज एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें उन लोगों से बातचीत चल रही है कि कैसे इस वेराइटी को कमर्शियलाइज करें। हमारा जो फील्ड है वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का है जिसमें बायोफ्यूल एक बहुत बड़ा जोन है। हमारे यहाँ जो बायो E3 पॉलिसी है जो बहुत ज़्यादा मैंडेट देता है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग को जो है
अभी तक तो रिसर्च हम लैब में करते आ रहे हैं, जिसका फोकस था कि भाई स्टूडेंट्स पीएचडी करें, पेपर पब्लिश करें, लेकिन टेक्नोलॉजी उतने अच्छे से नहीं डेवलप हो पा रही थी, मार्केट में नहीं आ पा रही थी। तो इस बायो ई3 पॉलिसी के थ्रू जो है एक मेजर पुश दिया जा रहा है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कि आप जो है अब जो आपने रिसर्च किया है उसका जो आउटपुट है उसको ट्रांसलेट कीजिए, उसको टेक्नोलॉजी बनाइए और उसको इंडस्ट्रियलाइज कीजिए, आप इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कीजिए। तो हमारा जो काम है पिछले 11-12 सालों में हमारा काम बायोफ्यूल से रिलेटेड था। डीबीटी ने एक स्पेशल सेंटर हमें दिया था, उसको सेंटर फॉर एडवांस बायो एनर्जी रिसर्च कहते हैं, जिसमें हमें सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पे काम करने के लिए कहा गया था। ये क्या है कि अभी जो इथेनॉल के ब्लेंडिंग का मैंडेट चल रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बाहर से जो है फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि कभी कभी परेशानियां भी हो जाती है, एक कंट्री से करते हैं दूसरे को परेशानी होती है। निश्चित रूप से अभी वर्तमान जो संदर्भ जो है वो जी हाँ, देशों के द्वेष का कारण भी बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बायोफ्यूल में जो है आत्मनिर्भरता या उस सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी जरूरत है हमारे बहुत देश बड़ी के लिए। ज़रूरत है हमारे देश के लिए। तो इस वजह से इसको जो है अभी जो थोड़ा बहुत हम ब्लेंड कर पा रहे हैं 10% 15% बायोफ्यूल, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहलाता है, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग जो शुगर है जैसे मोलासिस से हुआ या ग्रेन शुगर से हुआ, उसको हम फर्मेंट करते हैं इथेनॉल से और वो ब्लेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सारे फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना है तो हमें कुछ और ड्रास्टिक मेजर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें एक जो हमें दिखा कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, रेसिड्यूज हैं, इंडिया बहुत प्रोड्यूस करता है, इतना प्रोड्यूस करता है कि हम उसको जलाने लगते हैं फील्ड में, है ना। अब जैसे कि करीब 500 मिलियन टन जो है एनुअली, 600 मिलियन टन एनुअली एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है ना, रेसिड्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें 300-400 जला दिए जाते हैं, वेस्ट हो जाता है और वो एक पोल्यूशन का कारण भी बन जाता है। जो दिल्ली में रहे हुए लोगों को पता चलेगा अक्टूबर नवंबर में कितना मुश्किल हो जाता है सांस लेना यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बर्न कर दिए जाते हैं। तो हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो ये है कि क्या हम उसमें से फ्यूल बना सकते हैं। तो हमने ये देखा कि उसमें जो है वो भी शुगर होता है, जिसको सेलुलोज और हेमी सेलुलोज कहते हैं, वो जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज जो पराली जो कॉलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन वो जो होता है उसको हाइड्रोलाइज करना, उसमें से ग्लूकोज निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसको प्लांट में वो दिया गया है कि वो अपने टफ इन्वायरमेंट में खड़े हो, स्टैंड हो, उसको स्ट्रक्चरल पॉलीमर कहते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट तो भाग नहीं सकता है, उसको ठंडा गर्मी सब में जो है बाहर ही खड़े रहना है। तो नेचर ने उसको दिया कि भाई एक ऐसा चीज जो जल्दी से जो है उसको डिग्रेड ना कर पाए कोई दूसरे माइक्रो, लेकिन है वो पॉलीमर शुगर का ही। तो अगर हम उसको कोई ऐसा इजाद करते हैं, हमारा इन्वेंशन ऐसा होता है कि हम उसको से ग्लूकोज निकाल पाए, तो ये बहुत बड़ा हमारे पास फीड स्टॉक तैयार हो जाएगा, जिससे हम इतना हम इथेनॉल बना सकते हैं कि अभी कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने जो है वो अलग अलग जगह से, इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में अपने बहुत बायोडाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग तरह के जो है, जिसको आप कीटाणु कह लीजिए, फंगस, बैक्टीरिया, वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। तो हमने देखा कि क्या इसको एक वर्ड होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग का। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बायो फाउंड्री भी फैसिलिटी दिया हुआ है आईसीजीबी में, जिससे आप रोबोटिक के हेल्प से बहुत जल्दी हाई थ्रूपुट वे में स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो हमने जो है देखा कि ये जो नेचुरल जो प्रकृति में रहते हैं ये सारे बैक्टीरिया और जाए, तो क्या इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा एंजाइम बनाए। एंजाइम जो है वो एंजाइम जिसको हम सेलुलेज, हेमी सेलुलेज कहते हैं, जो कि वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में और दूसरे जिसको हम फर्मेंट कर पाए इथेनॉल में। तो उसमें हमने ये जो बायो फाउंड्री के थ्रू हमने उसको स्क्रीन किया और उसमें से देखा कि बेस्ट फंगस कौन सा है। फिर हमने कहा कि हमें इसको और अच्छा बनाना है फंगस को, तो हमने फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग किया। उसमें जो है देखा कि कौन सा वाला है जो कि एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकता है, उसको हमने हटाने की कोशिश की, वो वाला जो कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट कह लीजिए, और जिससे एंजाइम और ज्यादा बढ़े वो जीन हमने उसमें डालने की कोशिश की। तो ऐसे कर करके हमने एक जेनेटिक इंजीनियरिंग फंगस को तैयार किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फंगस को, जो कि एंजाइम की क्वांटिटी भी अच्छा देता है और क्वालिटी भी अच्छा देता है
और ये जो बायोमास है उसको हाइड्रोलाइज करके शुगर बना देता है। इसको हमने पेटेंट भी किया, इसमें यूएस पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। हमने इसको स्केल अप करके भी दिखाया कि ये जो है हम 15,000 लीटर तक हमने स्केल अप किया, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही। अभी रिसेंटली हमें गवर्नमेंट ने फंड किया है कि आप इतना बनाइए कि आप कमर्शियल प्लांट को दे पाए। अब आप देखिए कि कमर्शियल प्लांट के रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे जो 2G इथेनॉल के कमर्शियल प्लांट है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इसको। प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल योजना है कि हम 12 कमर्शियल प्लांट बनाएं प्रधानमंत्री योजना के थ्रू, जो कि ये एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज को इथेनॉल में कन्वर्ट करें। तो एक एक प्लांट को साल में करीब 10,000 टन एंजाइम चाहिए, और जो कि 500 करोड़ का होगा। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ भारत में कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि इतने स्केल पे एंजाइम प्रोड्यूस कर पाए। हमें गवर्नमेंट ने फंडिंग दिया, अप्रूव किया है कि आप इसको स्केल अप कीजिए, आप इंडिजिनस एंजाइम बनाइए, ताकि हमें एंजाइम बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हम अभी जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कैसे हम उतनी बड़ी फैसिलिटी बना पाए ताकि हम एंजाइम भी भारत का ही रहे और उसको जो है वो कन्वर्ट कर जाए पराली को शुगर में, जो कि फर्मेंट हो जाए इथेनॉल में। अभी 2 इंडस्ट्री है जिससे हमारी बात चल रही है, एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी है और एक IOCL पानीपत रिफाइनरी। इन दोनों में 2G इथेनॉल के कमर्शियल प्लांट बन रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे हमारे एंजाइम्स यहाँ तक पहुँचे। ये जो बायोफ्यूल कंजम्पशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और आपने सही कहा कि जो पॉल्यूशन खास करके दिल्ली NCR के लिए तो है ही, पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है जब पराली की बर्निंग होती है। और उसका कारण शायद ये है कि अब उसको खपत करने वाले उतने पशु मवेशी धन हमारे यहाँ नहीं है, ट्रैक्टर से खेती होने लगी है। तो उसका सदुपयोग वेस्ट टू वेल्थ के लिए किस तरह से किया है? आपका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बायोफ्यूल के लिए पहले हम लोगों ने देखा कि एक तो इथेनॉल मिक्सिंग की बात की गई, फिर जेट्रोफा प्लांट की बात हो गई, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं दिखा है। तो अब आपका जो ये अनुसंधान है इसका भविष्य क्या है? क्योंकि अभी आपको इतने एंजाइम की तलाश है, इतने इंडस्ट्री चाहिए, 2 ही इंडस्ट्रीज मिली है, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं और उनकी सफलताएं क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2 चीजें देखना आपको बहुत जरूरी है। पहला ये कि इंडिया में इतना फीड स्टॉक बन रहा है क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर प्रधान कंट्री है, और इस वजह से हमारे यहाँ जितना वेस्ट जनरेट होता है शायद दुनिया में उतना वेस्ट कहीं नहीं जनरेट होता। तो उनको कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनके पास वो वेस्ट नहीं है। दुनिया की समस्या अलग हो सकती है, हमारी समस्या अलग। हम अपनी समस्या को डील करेंगे, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने समस्याओं का समाधान निकालें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है जी हाँ, कि वैज्ञानिकों की सामाजिक जिम्मेवारी। बिल्कुल मैं इससे आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो साइंटिस्ट की ऐसे ही आती है कि हम देखें पहले कि हमारे देश में समस्याएं क्या है और हम कैसे वैज्ञानिक ढंग से इस समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और इसी रास्ते पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पोल्यूशन से डील करना, और दूसरा ये कि आत्मनिर्भर होना बायोफ्यूल बनाने में। पहले भी लोगों ने कोशिश की थी, जैसा आपने बताया, जेट्रोफा का आपने एग्जाम्पल लिया और भी दूसरे एग्जाम्पल। आज की टेक्नोलॉजी अलग है। जेट्रोफा का थोड़ा सा इश्यू दूसरा था क्योंकि उसमें टॉक्सिक पदार्थ भी थे सीड वगैरह में, इस वजह से बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज होने में इश्यू आ गया। उसके अलावा उसके लिए भी लैंड चाहिए था। ये जो हमारा अप्रोच है उसमें तो आप ऑलरेडी बना रहे हैं, तो उसको आपको वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो आगे जाएगी, और इस टेक्नोलॉजी से इंडिया का बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, हो पाएगा। आप देश के अंदर ही जो है वो इथेनॉल बना पाएंगे, बड़े बड़े स्केल में बना पाएंगे। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अभी तक एक और दुविधा थी कि एंजाइम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो मैच नहीं हो पाता था। इथेनॉल जो बनता था वो इतना महंगा हो जाता था कि कॉस्ट नहीं। अब हमने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके फंगस से बनाया है, उससे एंजाइम का कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया है। उससे हमें उम्मीद है कि जो इथेनॉल बनेगा उसका भी कॉस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो आपके इस कार्य का कुछ पेटेंट वगैरह? बिल्कुल, ये हमारे कार्य में 3 US पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं। इंडिया से भी 2 पेटेंट ग्रांट हो गए हैं, और भी पेटेंट जो है वो पाइपलाइन में है। अंतिम सवाल आपके, आपने अपने कार्य की जिस तरह से चर्चा की वो बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कार्य है वर्तमान समय में भारत जैसे देश के लिए। इस क्षेत्र में आप कब से हैं और इस कार्य में कब से हैं और इससे पहले का आपका अनुभव क्या रहा है? देखिए, हमने ICGB 25 साल पहले ज्वाइन किया था, तो काफ़ी लंबे समय से जो है मैं इसमें हूँ। मैंने JNU से PhD किया और PhD करते ही मैं ICGB में आ गया। मेरा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से शुरू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम शुरू से था। पहले मैं थेरेपैटिक्स में था, रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज हमने डेवलप किया अपने PhD प्रोग्राम में। फिर मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट हमने डेवलप किया, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडस्ट्री में किया, क्लिनिकल ट्रायल पे गया। फिर मैं बायोफ्यूल में लगभग 12-13 साल से हूँ, जब हमें रियलाइज हुआ कि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सारे बीमारियां आज के दिन में दुनिया में सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा पहले जाके देखें तो दिल्ली में भी वो बीमारियां नहीं थी जो आज के टाइम में आपको दिखती हैं। जितनी डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे एग्जाम्पल है, और कोविड एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि आप कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में भी ये कनेक्टेड है। तो हमें लगा कि इसको जो है अगर डील किया जाए क्लाइमेट चेंज को वाया मेकिंग क्लीन एनर्जी के थ्रू। निश्चित रूप से आपके जितने भी कार्यों की आपने चर्चा की कि आप PhD करके जिस कार्य से जड़े, मलेरिया भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, अभी भी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत बड़ी समस्या है, आपने उस क्षेत्र में भी कार्य किया। और जो बायोफ्यूल है, कंजम्पशन ऑफ बायोफ्यूल, ये तो हम देख ही रहे हैं, ये पूरे विश्व की समस्या है। डॉक्टर S. शम्स यजदानी जी, आपने हमारे सुनने वालों के लिए समय निकाला, अपने कार्यों के बारे में, उनके महत्व के बारे में, उनके पेटेंट आदि के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2024 में स्वीकृत बायो E3 नीति का उद्देश्य भारत की जैव अर्थव्यवस्था को अगले स्तर तक ले जाना है। ये नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की देश की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये नीति पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में जैव प्रौद्योगिकी को शामिल करके राष्ट्रीय विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।